हेलो फ्रेंड्स। अब हमने आपको पिछले वीडियो में जो आर्टिकल 30 तक पढ़ाया था उसमें, और अब हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 31। आपको पता है कि हमें जब हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में हमें संपत्ति का अधिकार भी प्रदान किया गया था। अब जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके 78 में ये कहाँ भेज दिया गया था, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है ना। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से पूर्व संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) व अनुच्छेद 31 में था। 19(1)(f) प्रत्येक नागरिक 19(1)(f) कहता है कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति के अधिग्रहण व रखने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 31 जो है वो कहता है कि राज्य द्वारा संपत्ति वंचन के खिलाफ अधिकार। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण वंचन के दो आधार थे। अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य से किया जाना हो, मालिक को पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जाए। क्षतिपूर्ति वाले प्रावधान ने जमींदारी प्रथा उन्मूलन, मालगुजारी प्रथा, भूमि सुधार कानून व सीलिंग आदि प्रगतिशील कदमों में रोड़े अटकाए। ठीक है ना। पहले ये था, देखो संपत्ति तो आज भी हम लोगों के पास होती है, वो तब भी होती है, पर आज हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई पुल बनाया जाना है और हमारी ज़मीन पड़ रही है और किसान देना नहीं चाहता, तो ये उसका फंडामेंटल राइट था। तो सीलिंग हुई, जमींदारी प्रथा, मतलब भूमि सुधार से संबंधित इतने सारे कानून आप बनाए जो सरकार ने, उनके बीच में ये जो आर्टिकल था संपत्ति से संबंधित फंडामेंटल राइट, जब ये था तो उसको लेकर ये बहुत बड़ा हुआ कि सरकार को ये अधिकार नहीं है। ठीक है ना। तो इससे कई प्रकार की जो रुकावटें आई, समस्याएं आई, प्रॉब्लम इकट्ठी हुई। तो इसमें क्या किया गया, जब इसी सब को देखते हुए कि जमींदारी प्रथा, भूमि सुधार उन्मूलन अधिनियम ये सभी लागू किए जाएं, इनको देखते हुए क्या हुआ, तब संसद ने प्रथम संविधान संशोधन सहित कई संशोधन किए तथा 31(a), (b) और (c), 31 का, खा, गा आदि प्रावधान जोड़े, जिसके तहत संपत्ति, भू अधिग्रहण तथा मुआवजे के मामले न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाएं। ठीक है ना। अब पर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाकर 12 के अनुच्छेद 300 का के तहत मूल अधिकार से संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 78 में एक प्रावधान के तहत जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको फंडामेंटल राइट से ख़त्म करके इसको आर्टिकल 300 और ए, या इसको का 300 का कह सकते हैं, उसमें स्थापित कर दिया गया। और अब ये कानूनी या संवैधानिक अधिकार हो गया है। मतलब कानून की प्रक्रिया के तहत आप उस संपत्ति के मालिक हैं और कानून की प्रक्रिया के तहत ही सरकार आपकी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, आपको मुआवजा देने की पॉलिसी लागू कर सकती है, या उसको जो पॉलिसी लागू करनी है संपत्ति से संबंधित वो सब जारी हो जाता है। ठीक है ना। अब हम आते हैं कहाँ पे कि आर्टिकल जो 300(a) है, उसके तहत किसी व्यक्ति को विधि द्वारा ही उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। तो अब जितने भूमि सुधार संबंधी कानून है, रोड है, या कुछ भी जो भूमि से संबंधित है या संपत्ति से संबंधित है, उसको बनाने के लिए सरकार आपकी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है, आपके लिए मुआवजा की राशि निर्धारित कर सकती है। ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, आप इसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ठीक है ना। तो ये था हमारा आर्टिकल 31। अब आते हैं 32 पर। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है और डॉक्टर अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, हार्ट ऑफ
कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये बहुत पूछता भी है कि किस आर्टिकल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, या अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा। कैसे भी घुमा फिरा के पूछेगा, पर आपसे पूछ लेगा ये। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का किसी व्यक्ति, विधायिका या कार्यपालिका द्वारा उल्लंघन हो, वे छीने जाएं, तो प्रभावित व्यक्ति इनकी रक्षा व उपचार के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत और आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में जाने के लिए विवेकीय अधिकार रखता है। मतलब ये है कि आपके अगर फंडामेंटल राइट, कोई भी फंडामेंटल राइट आपका किसी के द्वारा कम सीमित किया जाता है, पूरी तरीके से छीना जाता है, या आपको लगता है कि इससे हमारा उल्लंघन कर रहा है कोई, तो हम जा सकते हैं आर्टिकल 22 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट इसके मामले जो सुनता है वो किसके तहत सुनता है, आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है ना। राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 32 व 226 को निलंबित कर सकता है। ठीक है ना। आपातकालीन इमरजेंसी के समय आर्टिकल 359 ये कहता है कि आर्टिकल 32 यानी कि 32 और आर्टिकल 226 को निलंबित किया जा सकता है। ये राइट मिलता है उनको। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फंडामेंटल राइट से अलग कर दिया जाएगा। ये दो अनुच्छेद स्थगित रहते हैं क्योंकि उस समय हो सकता है ऐसी परिस्थिति हो कि कोर्ट जाना या कोर्ट की कार्यवाही पूरी ना हो पाए, है ना। तो इसीलिए ऐसा किया गया है कि आपातकाल में कोई व्यक्ति अपनी फंडामेंटल राइट के लिए वहाँ ना जा सके। अगर कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो, न्यायालय अनुच्छेद 13(2) मतलब आर्टिकल 13(2) के तहत न्यायिक समीक्षा कर उसे शून्य घोषित कर देंगे या इस संबंध में 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। मतलब ये है कि जब आपके फंडामेंटल राइट का, आपने देखा होगा ये जो हम आपको बता रहे हैं ये इधर है, इधर नीचे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो ये है कि अगर कोई विधि मतलब अगर कोई कानून आपके फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो जो न्यायालय है वो आर्टिकल 13(2) में ये कहा गया है कि अगर कोई विधि, कानून, कोई लॉ ऐसा बनता है जो फंडामेंटल राइट को हानि पहुंचा रहा है, तो वह विधि उस सीमा तक, जिस तक वो फंडामेंटल राइट को सीमित कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तब तक वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। वो मतलब रहेगा, ख़त्म मान लिया जाएगा उसको। या तो शून्य घोषित कर दे उस कानून को, या फिर 5 रिटें जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, स्क्रीन पे आपको दिखाई जा रही हैं, ये दायर करके सर्वोच्च न्यायालय अपना जो न्यायालय हैं जो फंडामेंटल राइट की सुनवाई कर रहे हैं वो ऐसा कर सकते हैं। वो 5 प्रकार की रिटें निकाल कर उन फंडामेंटल राइट्स को अपना संरक्षण देते हैं। इनमें सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस और प्रतिरोध प्रोविहेंसन, तो उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। ये 5 रिटें हैं। ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया था, पर हम आपको फिर से पढ़ा रहे हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, आप सीधा सीधा समझ लीजिए। यह किसी प्राधिकारी के साथ व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है, मतलब किसी को अवैध रूप से बंदी बना लिया है। अब इसके तहत न्यायालय हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने या अवैध हिरासत होने पर छोड़ने का आदेश दे सकता है। यह रिट वास्तव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। मतलब किसी व्यक्ति के शरीर को आप कैसे बंधक बना सकते हैं। आपने अगर किसी जो पुलिस है या किसी और ने बंदी बनाया है, तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत
क्या होगा, बंदी का प्रत्यक्षीकरण कहाँ किया जाएगा, न्यायालय में। न्यायाधीश के सामने 24 घंटे के अंदर ले जाया जाता है और उसको बताया जाता है कि आपको इस मामले के अंदर या इस कानून के उल्लंघन पर या इस अपराध में आपको बंदी बनाया गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर उसको ऐसा नहीं किया जा सकता है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि 24 घंटे के अंतर्गत अगर आपको अपराध का बोध नहीं कराया जाता, आपको नहीं बताया जाता, तो फिर आपका जो राइट है उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। अब यह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायिक स्वतंत्रता का आधार है। यह रिट इन स्थितियों में जारी नहीं किया जा सकता जैसे हिरासत कानूनन हो, कानून के अनुसार हिरासत में लिया गया हो, मतलब आपके खिलाफ वारंट जारी हो और आप कहेंगे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू करवाएंगे। कानून सान्याल बाद 74 में आया था। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जब विचारणीय हो तो निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से सशरीर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए कानून सान्याल ने ये कहा कि जब अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को लेकर कोई बात जारी है तो उसमें व्यक्ति को सशरीर उपस्थित अटेंडेंस देना जरूरी नहीं है, वो रिट दायर भी कर सकता है, ठीक है ना, और उसकी सुनवाई पे निर्णय खुद ले लेगा जो वो है। अब परमादेश आता है, तो इसमें क्या है, हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देता है, ये रिट कौन जारी कर रहा है, न्यायालय। तो न्यायालय जारी करता है। यह रिट किस व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, सरकारी, कार्मिक, अधीनस्थ न्यायालयों व सरकार के विरुद्ध जारी की जाती है। इसका मतलब ये है कि जो न्यायालय है वो किसी व्यक्ति के विरुद्ध, अगर व्यक्ति ने किसी के मौलिक अधिकार का हनन किया है या किसी सरकारी कर्मचारी ने किया है या अपने जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो न्यायालय की सुनवाई कर रहा है, तो उनसे अधीनस्थ, उनसे जो छोटे न्यायालय हैं उनमें उनके विरुद्ध या फिर सरकार के विरुद्ध, इनके विरुद्ध ये आदेश जारी किया जाता है। इसके तहत इन संस्थाओं को अपने सार्वजनिक कर्तव्य कि आपने अपना काम, अपने पद पर जो आपका जो कर्तव्य था उसका पालन किया है कि नहीं किया, अवैध रूप से ना करने का आदेश, मतलब आप अपना काम सही से करिए, आपका जो कानूनी क्षेत्र है उसको अधिकार के तहत आप काम करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं आप, ऐसा आदेश दिया जाता है कि आप काम कीजिए। यह रिट तभी जारी होती है जब ऐसी कार्रवाई अधीनस्थ न्यायालय अधिकरण में लंबित हो, यानी निर्णय देने से पूर्व। ये जो बंदी परमादेश था, इसके तहत इन संस्थाओं को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को करने के लिए कहा जाता है, या फिर अगर इन्होंने अपने अधिकारों का अवैध रूप से, मतलब जो अधिकार नहीं है उनसे ज़्यादा काम कर दिया है, तो उसको रोका जाता है और कर्तव्यों का बोध कराया जाता है कि आपको आदेश दिया जाता है कि आप जो आप अपने पद पर बैठे हैं, जो सार्वजनिक पद है उस पर काम कीजिए, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, वो क्या है, हमने परमादेश पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिषेध, मना करना, रोकना। इसमें आदेश दिया जाता है कि आप कीजिए, इसमें रोका जाता है। किसको रोका जाता है ये देख लेते हैं। यह रिट न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। परमादेश आप देखिए व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, अधीनस्थ न्यायालय और सरकार के विरुद्ध है, लेकिन ये जो प्रतिषेध है, प्रोविहेंशन है, ये किसके खिलाफ दिया जाता है, ये न्यायिक है या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के, मतलब न्यायालयों के खिलाफ ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को तब जारी की जाती है जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हों। मान लीजिए कि कोई छोटा जिला न्यायालय है और उसने अपने अधिकार क्षेत्र से जो बड़ा मामला था उस पर सुनवाई कर दी, तो जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो सीधा न्यायालय के खिलाफ ये जो रिट है प्रतिषेध, प्रोविहेंशन, ये जारी करेगा और कहेगा कि आप यहाँ रुक जाइए,
मना करना, इस पर सुनवाई नहीं करिए क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अच्छा, ये स्थिति कब बनेगी? जब निर्णय लिया ना गया हो, जजमेंट आया ना हो, तभी तो बन पाएगी। इसीलिए इसको न्याय निर्णय से पूर्व की स्थिति है, ठीक है ना। उत्प्रेषण। अब उत्प्रेषण जो रिट भी प्रतिषेध की तरह न्यायिक या अर्ध न्यायिक है, मतलब इसको भी न्याय जो उच्च न्यायालय हैं या बड़े न्यायालय हैं वो अपने से छोटे न्यायालयों के विरुद्ध जारी करते हैं। ये प्रशासनिक इकाइयों, जैसे प्रशासन है ना, हमने सरकार और प्रशासन बताया था जो परमादेश के लिए था उसमें शामिल था, लेकिन ये केवल न्यायिक है ना। एक न्यायालय दूसरे न्यायालय को जारी कर रहा है, मतलब बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय को, छोटा न्यायालय बड़े न्यायालय के लिए नहीं होगा। क्योंकि उत्प्रेषण जो रिट है ये तब जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी वैधानिक सीमा से बाहर जाकर निर्णय ले लिया हो। जो आप प्रतिषेध, जो हम बता रहे थे कि प्रतिषेध जो था वो तब है जब निर्णय हुआ नहीं है, लेकिन उत्प्रेषण तब है जब निर्णय दे दिया है। समझ रहे हो ना। प्रतिषेध का वारंट जब जारी किया जाएगा जब अधिकार क्षेत्र से बाहर सुनवाई अभी की नहीं गई है, निर्णय उस पर हुआ नहीं है पर कर रहा है, चल रही है प्रोसेस। लेकिन जो उत्प्रेषण है वो तब लिया जाएगा जब निर्णय बाहर जाकर निर्णय लिया है या निर्णय में कानूनी कोई मिस्टेक हो गई है। ऐसे में उच्च न्यायालय उस पूरे प्रकरण को अपने पास मंगवा लेता है। बात समझ में आई? तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध में अंतर है। प्रतिषेध क्या कहता है, आप देख लीजिए कि निर्णय देने से पूर्व या सुनवाई के दौरान, सुनवाई जब जारी है तब जारी किया जाएगा, या यह न्यायिक त्रुटि को रोकती है कि मतलब आप अपनी सीमा से बाहर क्षेत्र में काम मत करिए, ठीक है ना। और उत्प्रेषण तब होता है जब त्रुटि हो चुकी होती है, उसको सुधारा जाता है। ये होने ही नहीं, प्रतिषेध होने ही नहीं दे रहा, और उत्प्रेषण तब सुधार कर रहा है जब त्रुटि हो चुकी है। निर्णय देने के बाद जारी होता है वो उत्प्रेषण होता है, और प्रतिषेध निर्णय देने से पूर्व होता है। इतना आप अंतर समझ लीजिए। बल्कि दोनों का काम एक ही है, रोकना है, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर मत काम करिए। लेकिन अंतर केवल इतना है कि ये जो प्रतिषेध है वो क्या कहता है, वो निर्णय लेने से पूर्व की स्थिति है, और उत्प्रेषण निर्णय लेने की बाद की स्थिति है। यहाँ निर्णय को यहाँ जो गलती है वो होने नहीं दी जाती है, और प्रतिषेध में गलती होने नहीं दी जाती है, और उत्प्रेषण में गलती हो चुकी होती है और तब सुधारा जाता है। ये अंतर है इसमें, ठीक है ना। अब आते हैं को वारंट पर। अधिकार परीक्षा, ये जो रिट है वो तब जारी किया जाता है या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी लोक पब्लिक ऑफिस को अवैध या वैध रूप से धारण कर रखा है। अर्थात सार्वजनिक पदाधिकारी से पूछा जाता है कि उसने जो पद ग्रहण किया है किस अधिकार से वह यह पद धारण कर रहा है। मान लीजिए आपने कई मामले ऐसे सुने हों कि वो व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं था, उसकी अर्हता पूरी नहीं थी, लेकिन वो किसी मिस्टेक बस बैठ गया है उस पद पर, ठीक है ना। तो मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल तो है पर अनन्य नहीं है, यानी इस पर हाई कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है, ठीक है ना। मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। व्यक्ति दोनों में से कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, पर सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्था दे रखी है और हाई कोर्ट में कि पहले जाएं, कि हाई कोर्ट पहले जाएं, ठीक है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामले रहते हैं वे बहुत ज़्यादा वर्डन है और हाई कोर्ट अपने लेवल से देख सकता है ये। तो आर्टिकल जो 22 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य संवैधानिक व सांविधिक अधिकारों की रक्षा हेतु भी रिट जारी। यहाँ आप देख सकते हो कि हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये तो केवल आर्टिकल
ये 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी कर रहा है रिटें। जो ऊपर आपने पढ़ी हैं 5 रिट, वो सुप्रीम कोर्ट तब जारी करता है जब मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी हो। लेकिन हाई कोर्ट ये जो रिट 5 हैं वो जब जारी करता है जब 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य संवैधानिक अधिकारों के हित। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक हो जाती है। ठीक है ना। अनुच्छेद 32 का विस्तार संपूर्ण भारत में है, जबकि 226 है जो वो क्या है, वो केवल और केवल अपने राज्य, क्योंकि हाई कोर्ट का जो एरिया है या हाई कोर्ट की जो सीमा है वो कहाँ है, उसकी स्टेट में है। और जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो रिटें जारी करता है उसके लिए। अब हम क्या देखेंगे कि आर्टिकल 32 पढ़ रहे थे हम, आर्टिकल 33 क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 33 और 34 मौलिक अधिकारों के अपवाद हैं। अनुच्छेद 13(2) कहता है कि 13(2) कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। पर अनुच्छेद 33 कहता है, आर्टिकल 33 कहता है कि संसद ही, विधानमंडल नहीं, सशस्त्र बलों के संबंध में ऐसी विधि बना सकती है जो उनके मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए। मतलब आप ऐसा समुचित कार्य व अनुशासन के लिए आवश्यक भी है। इसके तहत सशस्त्र बलों, सेना, वायुसेना, नौसेना, अर्धसैनिक बल, राज्य के पुलिस बल, आसूचना इंटेलिजेंस ब्यूरो या ऐसे बलों से जुड़े दूर संचार प्रणाली वाली इकाइयाँ, यानी इन सबको विचार, अभिव्यक्ति, संगठन या दबाव समूह बनाने की स्वतंत्रता, यहाँ बताने लिखा है या बनाने होना चाहिए, स्वतंत्रता, प्रदर्शन या धरनों आदि में शामिल होने का अधिकार नहीं होता है। इन्हें अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार भी नहीं दिए जा सकते। मतलब आर्टिकल जो 33 है वो सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार इनसे संबंधित है। मतलब जो हमारे वायुसेना, जो हमारी आर्मी है, तीनों प्रकार की जो सेनाएं हैं, उनमें जो व्यक्ति हैं या जो अर्धसैनिक बल हैं या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, राज्य की पुलिस है, इन सबको मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनको प्रतिबंध लगा सकता है ऐसा कानून। कौन से इनको अधिकार प्राप्त होंगे, कौन से नहीं होंगे, इसकी पावर हमारी संसद को है। ठीक है ना। तो हमारी संसद, उनमें ये है कि जो भी वो बना दे कानून, अगर वो बना दे कि सब प्राप्त होंगे तो सब प्राप्त होंगे, और अगर बना दे कि कोई भी प्राप्त नहीं होगा तो कोई भी प्राप्त नहीं होगा। युक्तियुक्त प्रतिबंध मतलब मूल अधिकारों पर सबके लिए प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये जो आर्टिकल 33 में उल्लेख किया जा रहा है, जिनका अर्धसैनिक बल है, सेना, वायुसेना, नौसेना है, आर्मी है, कुछ भी है, तो ये जो हमारे जितने सैनिक बल हैं, सैनिकों से संबंधित हैं, इनमें अनुशासन बना रहे, इनके लिए ऐसे कानून बनाने के लिए इनको कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हों, इनको आर्टिकल 32 प्राप्त हो या ना हो, है ना। जो संरक्षण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो प्राप्त हो ना हो, इस सब की व्यवस्था करने का अधिकार पार्लियामेंट को है, संसद को ही है। ठीक है ना। अब आप आर्टिकल 34 अभी इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको आर्टिकल 34 पढ़ाएंगे।